बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो एडिटोरियल्स को। पहला है ईरानियन प्रेसिडेंट मिस्टर रईसी का जो विज़िट है पाकिस्तान का, उसके बारे में डिस्कशन होगी। ये लिखा है नवीद अमान ख़ान ने। और दूसरा है वो गो ग्रीन एंड सेव द अर्थ। ये इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के हवाले से क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में ये लिखा है जुबिल डी क्रूज ने। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एडिटोरियल से, कि प्रेसिडेंट रईसी का जो विज़िट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो विज़िट के बारे में जो है एक इंट्रोडक्शन है, और जो अभी सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट की, उस पर पाकिस्तान जो है उसको किस तरह ऑब्जर्व कर रहा है, और ईरान और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रिटेलिएटरी जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन पे जो काम चल रहा है, और उस पर यूएस की क्या जो है वो मतलब रद्दमल क्या रहा है यूएस का, उसके बारे में। तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो ये विज़िट किया है, तो ये एक मतलब बहुत क्रूशल टाइम पे है, क्योंकि अभी जो उनका इसराइल के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी रिसेंटली इसी सिनेरियो में उनका ये सारा सीन पीछे जो चल रहा है। इवन के जो पाकिस्तान को इन्होंने मतलब ईरान पे जो भी रिसेंटली एक अटैक किया है इसराइली ड्रोन्स ने 19 अप्रैल की सुबह को, तो ये एक इवन फेल्ड अटैक था। तो लेकिन फिर भी ये मतलब उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ा था इसको जो है वो न्यूट्रल करने के लिए। इन टेंशन के बावजूद जो उनका ये 3 डे विजिट है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रईसी का, उसमें वो लाहौर में भी स्टॉप करेंगे, कराची में भी उनका ये स्टॉप था। तो इसको पाकिस्तानी नेशन ने जो बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक मतलब न्यू कोऑपरेशन का जो है वो दौर शुरू होगा। कराची में प्रेसिडेंट रईसी को ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी जाएगी। तो पाकिस्तान ये सारी सिचुएशन को जो चल रही है उसको पाकिस्तान क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में पाकिस्तान जो है कॉशियसली इसको मॉनिटर कर रहा है। कोई भी इस तरह का अगर डिटोरेशन होती है इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ, तो ईरानियन प्रेसिडेंट का जो ये दौरा है ये पोस्टपोन हो जाएगा। दोनों अथॉरिटीज़ जो हैं दोनों साइड की, वो इसको इस क्रूशल जो टाइम है, इस क्रूशल मोमेंट को वो देख रहे हैं और इन टच हैं। पाकिस्तान और ईरान जो है बायलैटरल टाइज़ को मतलब जो दो तरफा ताल्लुकात उनको मजबूत करने के लिए, जो ट्रेड को मतलब ट्रेड वॉल्यूम को मज़ीद बढ़ाने के लिए उस पर भी वो काम कर रहे हैं। इसराइली ड्रोन अटैक की वजह से जो टेंशन थी मिडल ईस्ट में वो पहले से ज़्यादा जो है बढ़ गई है। तो इसराइल को स्टॉप करना पड़ेगा यूएन को कि वो ईरान के साथ मजीद जो किसी किस्म की हॉस्टिलिटी में ना पड़े। जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इसराइल और ईरान दोनों को मतलब एक सब्र तमुल का जो है काम उसको करने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने वो जो उनका बिहेवियर है उसको काम और कंट्रोल रखें, क्योंकि ये जो एक सिचुएशन बन रही है कन्फ्लिक्ट की, ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान पे जो रिटेलिएटरी अटैक किया है इसराइल ने, तो इसकी वजह से किसी किस्म का कोई डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक अटैक उन्होंने किया है ताकि जो है ईरान को आगे मजीद एक्शन से रोका जा सके, ईरान जो है कोई मजीद एक्ट ना करे, ताकि इसका कन्फ्लिक्ट का जो दायरा है ये मजीद ना बढ़े। यूएस स्टेट सेक्रेटरी ने भी जो G7 की मीटिंग थी उसमें इसके बारे में किसी किस्म की डिस्कशन को अवॉइड किया है, और कहा कि मुझे जो है मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट में इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था। जॉर्डन ने इसमें न्यूट्रल रहने के लिए कहा है। जॉर्डन जो है वो इसराइल और ईरान के दरमियान में मतलब एक पड़ता है, तो इन्होंने किसी भी किस्म की जो है टेंशन में शामिल होने से जो इनकार किया है, मतलब वो इससे इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो भी मतलब अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं हमेशा से। अभी रिसेंटली जनवरी में देखें तो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से जो मिसाइल मतलब जो है मिसाइल स्ट्राइक का जो एक चला था सिस्टम, वो मतलब ईरान ने पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर कोई टेरिटरी के अंदर कोई स्ट्राइक की है, वापसी में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने
उनके मतलब एक स्विफ्टली अटैक किया उनकी टेरिटरी के अंदर। तो इसको मतलब ये ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए उनके ये जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट भी किया। तो दोनों जो कंट्रीज थी वो एग्री हो गए कि अपने जो हैं रिलेशंस उनको दोबारा से बहाल किया जाए। इवन के उन्होंने इस चीज़ का इशारा दिया कि फरवरी 8 के इलेक्शंस के बाद जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तो ये दोनों तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जो एक ईरान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा जो लाएमल था, मतलब जो बामी तनाव को कम करने के लिए इसी को फॉलो करना चाहिए ईरान और इसराइल के जो कन्फ्लिक्ट में उसको भी, कि जो अवामी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाए। ईरान इसराइल का जो चल रही है सिचुएशन अभी और मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है, तो ये प्रेसिडेंट का जो दौरा है ईरानी प्रेसिडेंट का, ये इसको मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको बड़ा जो है फोकस किया जा रहा है। यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ईरान पे मज़ीद पाबंदियाँ लगाने के बारे में गौर कर रहे हैं, उसको आइसोलेट करने चाह रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के लिए इस तरह का जो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है इस हिसाब से, तो ये जो है यूएस के लिए बहुत अनाइंग हो सकता है। रिसेंटली अगर देखें तो यूएस के लिए किस तरह अनाइंग हो सकता है कि गैस पाइपलाइन पे जो काम चल रहा था उसके हिसाब से पाकिस्तान ने दोबारा कुछ जो मूवमेंट्स की हैं उस पर काफ़ी जो है ऑब्जर्वेशन आई हैं उनके यूएस की तरफ से। गैस पाइपलाइन जो है वो बायलैटरल कॉपरेशन के लिए एक मतलब एक रिमार्केबल मूव था। तो इसको रोका जा चुका था जो सैंक्शंस की वजह से, तभी दोबारा इस पे काम के हिसाब से वो इस दौरे के अंदर, इस विजिट के अंदर जो है इस पर बात होने वाली है। पाकिस्तान ने अपनी साइड के अंदर अपने बॉर्डर के अंदर जो है वो गैस पाइपलाइन बिछाने के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये दिसंबर 2014 तक इसको कंप्लीट होना था, लेकिन यूएस की सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान जो है इस पर मजीद काम नहीं कर सका। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान इस पर काम रोकता तो ईरान की तरफ से वो पोटेंशियल पेनल्टीज जो हैं वो पड़ सकती नहीं ईरानी कंपनी की तरफ से। तो पाकिस्तान ने सब सिचुएशन को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के अपने जो गवादर से लेकर ईरान के बॉर्डर तक जो एक अपना उनके हद बनती है, हदूद बनती है, उसमें पाकिस्तान ने 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की एक जो है वो लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है। यूएस जो है वो उसको मतलब अपोज कर रहा है हमेशा से कि पाकिस्तान जो है ईरान से गैस इंपोर्ट करे। पाकिस्तान ने कहा कि वो उस तरह का कुछ मतलब ये गैस इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी ज़मीन के अंदर जो है अपनी टेरिटरी के अंदर ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको मतलब इवेल्युएट कर रहा है, सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि इस पे यूएस का क्या जो है वो रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल पाकिस्तान ईरान और जो इसराइल का कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको भी असेस कर रहा है। पाकिस्तान इसमें कंसर्न है, मतलब हर कंट्री की तरह इसमें पाकिस्तान भी कंसर्न है। तो इसको पाकिस्तान पहले से भी इस चीज़ पे बात कर रहा है कि इस कन्फ्लिक्ट को जो अगर मतलब फुल फ्लैज वार की सूरत अख्तियार करने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि गजा में जो सीज फायर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखें तो इसराइल जो है वो एक रोग नेशन बन चुका है, उसको कई जो है यूएन की तरफ से भी इस पर काफ़ी फोर्स आ रही है। बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी काफ़ी वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो जो है जो है काम डाउन करें सारी सिचुएशन को, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखें तो ये गाना कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी थी कि इसराइल ने दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पे हमला किया था, जिसमें उनके तकरीबन 7 के करीब जो हैं वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मेंबर थे, वो शहीद हो गए थे, कत्ल हो गए थे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल जो है वो आगे किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म से रुके। तो क्या करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को, ये भी इसमें करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पीस को, जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से बहुत बड़ा खतरा लाक हो गया इंटरनेशनल पीस को, उसको दोबारा से रिस्टोर और मेंटेन करना चाहिए। वर्ड मीनिंग्स की तरफ आते हैं। कोइंसाइड होता है बैक वक्त होना है, मतलब किसी चीज़ का एक ही टाइम पे होना हैपन सिमल्टेनियसली। रेकलेस होता है सफाकाना, कैरेक्टराइज बाय केयरलेस अनकंसर्न, बगैर मतलब कंसर्न ही नहीं होता कि आपको वहाँ पे कितना नुकसान आप कर रहे हो। कॉन्सुलेट होता है सफारत खाने को कहते हैं, डिप्लोमेटिक बिल्डिंग दैट सर्व एज द रेजिडेंस और वर्क प्लेस ऑफ अ काउंसिल।
एडवेंचरिज्म होता है रेकलेसनेस इन पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स। ऑनररी एजाजी को कहते हैं, गिवन एज ऑनर विदाउट नॉर्मल ड्यूटीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे कि ईरानी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट जो है वो 2014 में 2024 में किस डेट को किया था, उनका किस डेट से शुरू हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास है गो ग्रीन एंड सेव द अर्थ। ये जुबेल डी क्रूज ने लिखा है। इसमें टॉपिक्स जो है कवर करेंगे कि गो ग्रीन का कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, चार स्टेप्स ऐसे कौन से हैं जो गो ग्रीन में आप ग्रीनरी में आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, उसके बारे में बात करेंगे। और थ्रो अवे सोसाइटी वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है इसमें। गो ग्रीन, ये ग्रीन का मतलब क्या होता है कि ये कलर तो नहीं है सिंपली ना, असल में ये एक एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो इसका, तो ये इसका मतलब होता है कि वाटर लैंड और एयर को जो है उसकी प्रोटेक्शन करना, उसको पोल्यूशन से बचाना। सिर्फ ग्रीन ही क्यों कहते हैं हम, क्या गो ब्लू या गो रेड क्यों नहीं कहते, उसका मतलब इसकी वजह ये है कि जो ग्रीनरी है वो प्लांट्स की वजह से होती है, और जो प्लांट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, वाटर के लिए, लैंड के लिए, एयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वाटर में भी ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लैंड पे देखें तो उनकी वजह से ग्रीनरी होती है, बहुत ज़्यादा हैबिटेट मिलता है, बहुत सी कह लें स्पीशीज़ को, हैवानात की, मतलब एनिमल्स की देख लें, प्लांट्स की देख लें। एयर के लिए इनके क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसलिए जो है ग्रीन जो है वो प्लांट्स की वजह से, वो ग्रीन का मतलब एक पूरी टर्म जो है वो यूज़ होती है इकोसिस्टम को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। हमारी हर दिन की चॉइसेस जो हैं वो इस जो है वो ये डिटरमिन करती हैं कि हम कितना ट्रैश और पोल्यूशन है वो अपने इकोसिस्टम में फैला रहे हैं। इसको सेव करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में 4 स्टेप्स हैं हम जो फॉलो कर सकते हैं। पहला क्या है कि हम जो है अमाउंट जो है उसको पोल्यूटेंट्स की जो अमाउंट है उसको कम से कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि हम सोसाइटी में इकोसिस्टम में कितनी चीज़ें जो हैं वो फेंक रहे हैं एज अ गार्बेज, उसको कम कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो है इसमें है कि रीयूज स्टफ, कि ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम इस्तेमाल करें, उनको रीयूज़ करें। तीसरा रिसाइकल करें, ऐसी चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय, इनको पोल्यूटेंट्स बनाने की बजाय इनको रिसाइकल करें। तीसरा होता है कि हम जो है ना सोसाइटी सॉरी नेचर के साथ एक कंटेक्ट में रहें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें उसकी अहमियत जो है हम पे वाज़ेह हो जाएगी कि वो कितनी हमारे लिए ज़रूरी है। हम जितनी कोई चीज़ कम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी जो प्लानट है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कम इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि हम जितना कम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इतना वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा, और दूसरा जो कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल होंगे और वो ज़्यादा लोगों के काम आ सकेंगे। मिसाल के तौर पे देखें तो अगर आप शावर ले रहे हैं सर्दियों में, तो अगर पानी अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ पानी की कंजर्वेशन के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस की भी कंजर्वेशन हो जाएगी, क्योंकि आप जो गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस को यूज़ करके ही हो रहा है। तो आप सिर्फ पानी नहीं बचा रहे होते जब आप शॉर्टर शावर लेते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस को भी जो है वो कंजर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, इससे जो है अपने वसाइल के इस्तेमाल को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि हम जब लाइट्स को टर्न ऑफ नहीं करते, जो गैर ज़रूरी लाइट्स उनको टर्न ऑफ नहीं करते। दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको लाइट्स को टर्न ऑफ अगर हमारा करना ज़रूरी मतलब है कि टर्न ऑफ नहीं हम कर सकते उनको, तो इसके लिए एनर्जी सेविंग जो है वो टेक्नोलॉजी में यूज़ करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट है या लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ये बहुत कम एनर्जी को यूज़ करते हैं और ये लास्ट लॉन्गर होते हैं, मतलब ये काफ़ी अर्से तक ये चल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें मॉनिटरी जो है वो असिस्टेंट जो है हासिल हो सकती है। इसके अलावा CFL जो हैं ये रिसाइकल भी हो सकते हैं और हमें डिस्पोज करने की जो है वो भी इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजर्व कर सकते हैं, तो हम पानी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं कि जब आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं तो टैप को बंद कर दें ताकि पानी का कम से कम इस्तेमाल हो सके। जब आप पैदल चल सकते हैं तो आप गाड़ी को
तो जब आप पैदल चल सकते हैं तो आप फ्यूल को चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको आप ना इस्तेमाल करें, आप बाइसिकल यूज़ करेंगे, पैदल जो है अगर आपने सफ़र करना तो वो कर लें। इससे अब क्या होगा कि आप फ्यूल का जो जो है गैसेज होगी, LNG या CNG, इसका पेट्रोल है, डीजल है, उसको आप जी इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। अगर आप जो यूज़ नहीं कर रहे हैं चार्जर को तो उसको अनप्लग कर रहे हैं, निकाल दें, क्योंकि अनप्लग नहीं करेंगे तो उससे भी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अच्छा, कंप्यूटर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको स्लीप पे डाल दें, ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन हो सकती है। तो ये सारे स्टेप्स राइटर ने बताए हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो कम से कम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी को जो बेसिकली जो फॉरनर्स हैं वो थ्रो अवे सोसाइटी कहते हैं, कि हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कम ही जो हैं वो बाहर फेंकते हैं जिनकी हमें कभी भी थोड़ी बहुत भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको फ़र्ज़ करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तो मुमकिन है आपके किसी दूसरे आपके रहने वाले साथी को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो आप ये उसको दे दें। मिसाल के तौर पे ये जो बास्केटबॉल हुप होता है, मतलब वो हुप जिसमें एक नीचे नेट सी लगी होती है, उसमें बॉल फेंकते हैं। बास्केटबॉल के प्लेयर्स जो है वो इसको काफ़ी जानते होंगे। अगर वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं छोटे बच्चों के लिए, अगर फ़र्ज़ करें कि मतलब किसी बच्चे के लिए वो छोटा हो गया, वो आउट ग्रो हो गया, इससे मतलब उसका जो हाइट है उससे ज़्यादा निकल गई है, तो आप किसी ऐसी फैमिली को दे दें उसको फेंकने के बजाय, कि वो जिसके छोटे बच्चे हैं, मतलब जिसमें इनको इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। इससे क्या होगा कि प्लास्टिक की जो अब एक नई जो बास्केटबॉल बननी थी, बास्केटबॉल हुप बनना था, उसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब प्लास्टिक जो है वो कम से कम बनेगा। और दूसरा क्या होगा कि गार्बेज जो है फेंके जाने वाला वो कम हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक तो है जो भी कि इस तरह का नया बनना था, उसको प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में और शिपिंग में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होने थे वो भी बच जाएंगे। तो ये एक एज अ होल सोसाइटी हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लगते हैं। कोई एक बंदा कर रहा हो तो उससे कोई वो इतना नहीं पड़ता फर्क, लेकिन पूरी सोसाइटी से करने लग गया है तो एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वो बताते हैं कि हम किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम डिस्पोजेबल जो कप्स की बजाय, ट्रैवल कप्स जो होते हैं उनकी बजाय जो यूजेबल होते हैं प्लास्टिक कप्स, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने जो है रीयूजेबल बैग्स लेके जाएं, जिससे प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। आप बॉटल्ड वाटर खरीदने की बजाय टैप वाटर पानी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टैप वाटर अच्छा नहीं लगता तो आप लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो फाइनेंस को काफ़ी हिसाब से जो ज़ाया होने से बच जाएगा। अगर आपको बॉटल की ज़रूरत है तो आप रीयूजेबल वाटर बॉटल लेके जाएँ, जिसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट से किस तरह रिसोर्सेज के इस्तेमाल को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो है स्वैप करना। आप जो है चीज़ें अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब जो करीबी आपके लोग हैं उनके साथ आप स्वैप कर सकते हैं। स्वैप करने का मतलब क्या होता है कि आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो, उनको दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आपकी पुरानी बुक्स जो पड़ी हैं, टॉयज़ हैं, क्लॉथ्स हैं, वो आप दूसरों को जो है दे सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको नई चीज़ें भी जो हैं मुहैया आ जाती हैं, और उनकी जो मनी का जो वेस्टेज होता है उससे भी वो बच सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे देखें तो कंप्यूटर प्रिंट आउट्स होते हैं, उनके आप दूसरी साइड की, अगर एक साइड प्रिंटेड है दूसरी साइड भी आप कुछ उस पर लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी एक रीयूज गैस अंडर जाता है ये चीज़ भी। नेक्स्ट, रिसाइकल किस तरह हम कर सकते हैं। साइकिलिंग कोई इजी काम तो नहीं है, लेकिन इसका ये हो सकता है कि अगर आप कोई कोई इंसान इसको रिसाइकलिंग पे शुरू काम कर दे, रिसाइकिल करने पे, अगर वो खुद रिसाइकिल नहीं करता है तो ऐसे लोगों को दे सकता है जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो एक एज आ इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी में देखें तो हमारे ऊपर क्या, इस पर किस तरह हम रिसाइकिल में हेल्प कर सकते हैं, या हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके हिसाब से। फ़र्क करें, ग्लास बॉटल्स हैं उनको लाजर से ऑर्गेनाइज कर लें, प्लास्टिक बॉटल्स उनको लाजर से ऑर्गेनाइज कर लें, फिर उनको रिसाइकलिंग के लिए भिजवा दें। दूसरा, इसमें सोसाइटी में चीज़ों को, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए कि हम रिसाइकल चीज़ों को कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल धोकर या रिंस करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो गार्बेज हम फेंक रहे होते हैं लैंडफिल्स में, मतलब वो जगह जहाँ पे जो गार्बेज वो डंप किया जाता है, वहाँ पे फेंक रहे होते हैं, तो रिसाइकल होने वाली चीज़ें जो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, तो वहाँ पे जो गार्बेज का जो एक डंप बन रहा होता है वो कम हो जाता है। जो रिसाइकल होने वाली चीज़ें हैं उनको प्रॉपर जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे रिसाइकल किया जाता है, उनको हम क्रश किया जाता है, और उनसे नई चीज़ें जो हैं, नई बॉटल्स कह लें, कैंस कह लें, वो पेपर जो है नया वो बनाया जाता है। रिसाइकल हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम
तकरीबन हर चीज़ रिसाइकिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि पानी को भी रिसाइकिल किया जा सकता है। आप फ़र्ज़ करें जो वॉशिंग मशीन का जो या शावर का जो पानी होता है हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। चलिए पानी पीने के लिए ना सही, लेकिन हम इसको कार वॉश करने के लिए या पौधों को और ग्रास को देने के लिए इसको रिसाइकिल कर सकते हैं वेस्ट करने की बजाय। मुकबली हमारे पास डंप करना होता है, किसी चीज़ को फेंक देना। उस जगह भी को भी कहते हैं डंप कहते हैं, जहाँ पे जो गार्बेज है या वेस्ट है वो फेंका जाता है। कर्व होता है काम करना, काबू पाना, लेसन इंटेंसिटी। स्वैप होता है एक्सचेंज करना, तबादला करना किसी चीज़ का। डिस्पोजेबल होता है ठिकाने लगाना या फेंकना। और इस चीज़ को भी कहते हैं जिस चीज़ को डिस्पोज किया जा सके, फेंका जा सके, उसको डिस्पोजेबल कहते हैं। कंप्लायंस कहते हैं जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, असूल और कवानीन के मुताबिक हो। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि 3R फार्मूला जो है वो क्या है, हम पीछे इसमें पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।